आज का हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, जो हमारा एम्प्लॉयबिलिटी स्किल है सेकेंड ईयर का। और जितने भी ट्रेड्स हैं हमारे आईटीआई के जितने भी ट्रेड्स हैं तो उसका जो हमारा एम्प्लॉयबिलिटी स्किल है तो उसका हमारा जो मॉड्यूल है उसी का ये पार्ट है, कम्युनिकेशन स्किल। कौन सा है? एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का। तो वही हमारे जो संचार कौशल है जिसको हम कम्युनिकेशन स्किल बोलते हैं कि हमको कैसे आदमी के साथ, दूसरों के साथ कैसे बात करना है, कैसे बात नहीं करना है, कब कहाँ कैसे बातचीत करना है, कैसे नहीं करना है। ये सारे ये जो तरीके होते हैं हम कहाँ पर सीखते हैं? इस कम्युनिकेशन स्किल में, संचार कौशल में हम सीखते हैं कि हम कैसे किसके साथ एक दूसरे के साथ बातचीत कर सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए और दबा देने के बाद ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, ताकि क्या होगा, इससे जब भी हम कोई नया वीडियोस डालेंगे तो उसका सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? मिसकम्युनिकेशन कैन लीड टू, गलत संचार के कारण हो सकता है। तो गलत संचार के कारण क्या हो सकता है? जो रिलेशनशिप कैन लीड टू क्रिएट मिसअंडरस्टैंडिंग। इसका करेक्ट जो ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी है, गलतफहमी पैदा करें। तो क्या होता है कि जो मिसकम्युनिकेशन होता है, कम्युनिकेशन गलत संचार बोलने का मतलब क्या है कि आप बोल रहे हैं कि हम लकड़ी काटने जाएंगे और अगला आदमी सुन रहा है कि हम अभी दूसरा जगह जाएंगे। तो ये लकड़ी काटने जाएंगे और वो आदमी समझ रहा है कि हम अभी बैल चराने जाएंगे। तो इसमें दोनों में डिफरेंस है। तो इसमें जो आदमी जो बोलना चाह रहा है तो उसका मतलब अगला आदमी को समझ में नहीं आ रहा है, अगला आदमी को मतलब उसका समझ में नहीं आ रहा है। तो यही है कि जब गलत संचार हो जाता है, मतलब जो चीज़ें होती हैं सही से नहीं मिल पाती है आदमी को, तो उसी को बोलते हैं मिसकम्युनिकेशन। तो मिसकम्युनिकेशन के कारण क्या होते हैं? हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या है? बिल्ड रिलेशनशिप। क्या रिश्ते बनेंगे? बिल्कुल भी नहीं बनेंगे। गलत कम्युनिकेशन से कैसे बनेंगे? अच्छा को आप जब हम कहीं कम्युनिकेशन हो या रिलेशनशिप हो या तो कुछ भी चीज़ हो, जब हम गलत को सही बोलते हैं तो इस कंडीशन में क्या हमारे रिश्ते बनते हैं? बिल्कुल भी नहीं बनते हैं। जो सही है उसको गलत आप समझ लोगे तो उसमें रिलेशन बनते नहीं, बढ़ते, उसमें रिश्ते बिगड़ते हैं। और हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या है? सक्सेसफुल प्लानिंग। अब गलत संचार मतलब जब गलत तरीके से आदमी सुनेगा कोई चीज़ को, तो कोई काम करना है तो उसको उल्टा तरीके से वो समझ जाएगा। तो इस तरह से हमारा काम, जो हमारा प्लान था, वो सक्सेसफुल नहीं हो सकता। ये भी हमारा ऑप्शन गलत है। सफल ये जो योजना है ये भी हमारा गलत हो जाएगा। इसलिए गलत होगा क्योंकि जब अगला आदमी को जो चीज़ हम बोलना चाह रहे हैं वो उसको समझ में नहीं आ रहा है, या तो उसको गलत तरीके से वो समझ रहा है, जिस वजह से क्या होगा कि हम जो प्लानिंग किए हुए रहेंगे वो प्लानिंग हमारा पानी फिर जाएगा। इसी वजह से अब आते हैं नेक्स्ट ऑप्शन हमारा क्या था? ऑप्शन नंबर हमारा डी क्या था? सी इफेक्टिव रिजल्ट्स। क्या होगा? गलत कम्युनिकेशन होने की वजह से, गलत संचार होने की वजह से क्या होगा? हमारा जो प्रोडक्टिव होगा वो हमारा इफेक्टिव रिजल्ट नहीं आएगा। इफेक्टिव रिजल्ट इसलिए नहीं आएगा क्योंकि जो चीज़ को जैसा होना चाहिए था वो उस तरह से नहीं हुआ है, बल्कि वो उससे उल्टा हुआ है। इस वजह से वहाँ पर इसका कोई सवाल ही नहीं है कि वहाँ पर इफेक्टिव रिजल्ट आएगा। इफेक्टिव रिजल्ट बिल्कुल भी नहीं आएगा क्योंकि वो गलत हो चुका है, तो वहाँ पर इफेक्टिव होने का कोई चांस ही नहीं है। तो ये गलत ऑप्शन है हमारा। तो ऑप्शन करेक्ट कौन सा है हमारा? ऑप्शन नंबर बी। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा है? सी, लिसन एंड टॉक केयरफुल्ली। मतलब बातों को ध्यान से सुनना है और ध्यान से सुनने के बाद उसको और बात करना है। और यदि हम ध्यान से कोई भी बात को नहीं सुनते हैं और बिना मतलब का बक बक किए जाते हैं, तो इस कंडीशन में क्या होगा कि जो कम्युनिकेशन होगा वो बहुत बढ़िया कम्युनिकेशन नहीं होगा और अगला आदमी को बहुत गुस्सा आएगा। गुस्सा इसलिए आएगा क्योंकि आप जो बोलना चाह रहे हो वो इरिटेट हो जाएगा आपसे। जो इस प्रकार से हमारे यदि हम बोलते हैं, जब जो चीज़ हम बोल रहे हैं और जो अगला आदमी उसको उल्टा समझ रहा है, तो उस प्रकार इससे हमें क्या होती है? इरिटेशन होती है। हमारा जो पहला ऑप्शन है, कैसे हम इसको ऑप्शन को हम कैसे कैंसल आउट करते हैं देखते हैं। हमारा क्या है क्वेश्चन? हमारा क्या है? प्रभावी संचार के लिए सुनते रहो।
कम्युनिकेशन के लिए ये बिल्कुल भी मतलब जो संचार के लिए ऐसा कोई तरीका नहीं होता सुनते रहो। कोई चीज़ आदमी बोल रहा है कि आपको खाना है तो आप बस सुने जा रहे हैं, हम सुने जा रहे हैं, तो इस कंडीशन में क्या होगा, ये भी इफ़ेक्टिव मतलब प्रभावी जो प्रभावपूर्ण वाला जो संचार होगा ये बिल्कुल भी ये नहीं है। उसके बाद सुनना, बस सुनना ही ये बस सुनना ही ये हमारा इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं है, बल्कि सुनने के साथ साथ आदमी बोलेगा, अगला आदमी का भी रिस्पॉन्स आएगा, तब जाके हम उसको बोल सकते हैं इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन। लेकिन इसमें और उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर डी की ऑप्शन नंबर डी क्या है, लिसन केयरफुली बट टॉक अननेसेसरी। अब कोई भी चीज़ को हम ध्यान से सुनेंगे और बिना मतलब का बातचीत करेंगे तो ये हमारे लिए बिल्कुल भी सही नहीं है, तो ऑप्शन डी भी इसके लिए गलत है। तो कौन सा ऑप्शन हमारे लिए सही है, तो ऑप्शन नंबर सी। बढ़िया पहले ध्यान से सुनना है और ध्यान से सुनने के बाद क्या करना है, बढ़िया से मतलब सावधानी से बातचीत करना है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। प्राइमरी स्टोरेज डिवाइसेस आर। जो प्राइमरी जो स्टोरेज होते हैं, प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस किसको बोलते हैं, जो रैम और जो रोम होते हैं, जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम या तो मोबाइल के सिस्टम या टैबलेट के सिस्टम, जो में भी जिस चीज़ में भी ये लगे रहते हैं, या तो कोई किसी भी प्रकार का हमारा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम या तो कहीं किसी भी प्रकार का मशीन जिसमें हमारा ये स्टोरेज डिवाइसेस लगे होते हैं, उसमें वो पहले से ही स्टोर्ड रहते, मतलब पहले से ही वो पहले से ही वे डिज़ाइंड होते हैं, प्री डिज़ाइंड होते हैं, बोले तो वे पहले से ही उसमें लगे होते हैं, हमारे सिस्टम में ही बने बनाए आते हैं, तो उसी को बोलते हैं प्राइमरी स्टोरेज डिवाइसेस। और रैम और रोम यही हमारे होते हैं जो प्राइमरी स्टोरेज के रूप में हम इनको जानते हैं। सीडी और डीवीडी और यूएसबी जो होते हैं ये एक्सटर्नल डिवाइसेस होते हैं। ये हम बाद में हम इनको लगा सकते हैं। इनको हम प्राइमरी डिवाइसेस प्राइमरी डिवाइसेस नहीं बल्कि इनको हम सेकेंडरी डिवाइसेस कहते हैं, इनको बोला जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। रैम और रोम हमारे कौन से हैं, प्राइमरी स्टोरेज डिवाइसेस हैं, जो हमें पहले से ही मिलाए आते हैं, बने बनाए आते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन क्या होता है, क्वेश्चन चौथा नंबर, व्हाट इज स्ट्रेस। तनाव क्या होता है। तनाव बोलने का मतलब क्या है, मतलब तनाव का मतलब क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर जो हमारा कौन सा है, डी, फीलिंग ऑफ फ्रस्ट्रेशन एंड डिसअपॉइंटमेंट। इसका करेक्ट आंसर हमारा डी। इसका मतलब क्या है, इसको हम थोड़ा समझते हैं। इसका मतलब है, हमारा स्ट्रेस का मतलब होता है कि हम बहुत ही निराश हम हो गए हैं, बहुत ही निराश जब हम महसूस करते हैं, तो निराश की जो भावना होती है और बहुत ही निराश की जो भावना होती है और जो निराशा हम जब महसूस करते हैं, तो उसी को हम बोलते हैं फ्रस्ट्रेशन। और उसी को वो निराशा जब होती है तो उसका वही है हमारा स्ट्रेस। और उसके बाद हम देखते हैं ऑप्शन नंबर ए क्या बोलता है, फीलिंग ऑफ जॉय। जब हम खुशी की जो भावना होती है, खुशी का जो महसूस होता है, एहसास जो होता है, उसको हम स्ट्रेस नहीं बोलते हैं, उसको हैप्पीनेस बोलते हैं, उसको स्ट्रेस हम नहीं बोलते हैं। उसके बाद को ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है, फीलिंग ऑफ सरप्राइज, आश्चर्य की भावना, उसको तनाव हम बिल्कुल भी नहीं बोलते हैं। आश्चर्य होना, इसको कोई तनाव बिल्कुल भी नहीं बोलता, ये तो हमारे खुशी की बात होती है। उसके बाद ऑप्शन नंबर सी क्या है, ऑप्शन नंबर सी फीलिंग ऑफ डिलाइट, खुश की भावना, मतलब खुश होने का एहसास महसूस करना कि आप खुश हैं, तो ये हमारे लिए दुख का कारण नहीं है, मतलब ये हमारे लिए स्ट्रेस नहीं देता है, हमको परेशान वो नहीं करता है। बल्कि सबसे ज़्यादा परेशान कौन करता है, फ्रस्ट्रेशन और डिसअपॉइंटमेंट, हमारा निराशा बहुत ही ज़्यादा हमें स्ट्रेस देती है, तनाव देती है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, हाउ मेनी डेज डज इट टेक टू फॉर्म ए हैबिट। आदत बनने में कितने दिन लगते हैं, कोई भी चीज़ का आपको आदत लगने में कितना दिन ये टाइम लेता है, तो इसका करेक्ट ये जो टाइम पीरियड होता है वो कितना दिन का होता है, 21 दिन का होता है, 21 डेज़। मतलब 21 डेज़ तक हम कोई भी काम रेगुलर करते रहते हैं या तो कोई भी आदत को हम लगातार करते रहते हैं 21 दिनों तक, तो इस कंडीशन में क्या होता है कि वो हमारा हैबिट बन जाता है, वो हमारा है कितने क्या बन जाता है, हैबिट बन जाता है। कितने दिनों में, 21 दिनों में। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है हमारा 6। फैक्ट्री एक्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन, मतलब जो कारखाना अधिनियम है, फैक्ट्री एक्ट जो है, फैक्ट्री जो नियम कानून है, वो कब यहाँ पर लागू किया गया था, तो कब लाया गया था। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर हमारा ए, 1948। ऑप्शन नंबर ए 1948 में जो फैक्ट्री एक्ट है लागू किया गया था।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, 7 नंबर क्वेश्चन, वेजेस आर पेड, जो हमारा जो वेतन होता है वो कैसे दिया जाता है, खाली स्थान है तो कैसे दिया जाता है, डेली, अलग अलग जगह पर हमारे अलग अलग होते हैं, लेकिन जो एक हमारा स्टैंडर्ड होता है वो हमेशा से ही मंथली पेमेंट का सिस्टम एक स्टैंडर्ड पेमेंट सिस्टम है। तो वही हमारा, तो हमें उसी को उसी को यहाँ पर क्वेश्चन में आधार माना गया है, और इसीलिए इसका क्वेश्चन भी हमारा क्वेश्चन का आंसर भी क्या है, मंथली, ना कि डेली और क्वार्टरली और ईयरली। ऐसे भी हमको पेमेंट मिलते हैं अलग अलग जगहों में, लेकिन यहाँ पर जो हमारा स्टैंडर्ड तरीका जो अधिक उपयोग किया जाता है, तो उसमें से हमारा मंथली सिस्टम ही सबसे मतलब अधिक यूज़ किया जाता है। इसीलिए जो मजदूरी का भुगतान किया जाता है वो कैसे किया जाता है, मासिक रूप से, या तो कहें कि मंथली। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है हमारा 8, व्हेन ए वर्कर कंट्रीब्यूट टू ब्रिंग द बेस्ट आउटपुट बाय यूजिंग द अवेलेबल रिसोर्सेज द वर्कर इज, इसको बोलते हैं प्रोडक्टिव, उत्पादक। एक कोई आदमी है, वो अपने काम को करता है और अपने आसपास में से जितने भी वस्तुएं हैं उसका बढ़िया से बढ़िया यूज़ करता है, मतलब बढ़िया तरीके से उनका यूज़ करता है, तो उसको हम ख़राब आदमी बिल्कुल भी नहीं बोलेंगे, और उसको क्या स्वार्थी बिल्कुल भी हम नहीं बोलेंगे। स्वार्थी हम इसलिए उसको नहीं बोलेंगे क्योंकि वो अपने लिए नहीं कर रहा है, बल्कि वो कंपनी के फ़ायदा के लिए कर रहा है, तो उसको हम बोलते हैं प्रोडक्टिव, उत्पादक बोलते हैं। मतलब वो हमारे लिए प्रोडक्टिव है, हमको वो ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन करके दे रहा है। प्रभावी भी है, लेकिन यहाँ पर जो सूटेबल जो चीज़ है वो हमारे लिए कौन सा है, प्रोडक्टिव है। प्रोडक्टिव नहीं रहता तो हम एक इफेक्टिव को मान सकते थे, उसका करेक्ट ऑप्शन इफेक्टिव हो जाता यदि हमारे पास ऑप्शन ए नहीं रहता तब। उसके बाद रिलायबल, विश्वसनीय, ये तो है ही, लेकिन इसका जो एकदम करेक्ट आंसर जो होगा वो हमारा ए होगा, प्रोडक्टिव, उत्पादक। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, पीपीई मीन्स, पीपीई का मतलब होता है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट बोलने का मतलब होता है खुद को बचाने का, खुद को सुरक्षित रखने का एक उपकरण। मतलब उपकरण बोलने का मतलब एक तरीके, जैसे जो ये खुद को बचाने का एक तरीका है, एक उपकरण होता है जिसकी वजह से हम खुद को बचा सकते हैं। पीपीई का मतलब पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट है, बाकी सब गलत है, ये इंजन इसमें नहीं होते हैं। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारा 10 क्या है, प्रोडक्टिविटी कैन बी इंक्रीज बाय ऑफरिंग, इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, ट्रेनिंग एंड जॉब साइट एक्सपीरियंस। क्या हम आदमी को ट्रेनिंग दें और ट्रेनिंग देने के साथ साथ उसको एक्सपीरियंस भी दे देंगे, तो इस कंडीशन में क्या होगा, वो सबसे प्रोडक्टिव होगा, क्योंकि आदमी को पता है कि इससे हमको एक्सपीरियंस मिलेगा, और एक्सपीरियंस बहुत ही काम का चीज़ होता है। तो इसीलिए क्या होगा कि जो प्रोडक्टिविटी होगा वो क्या होगा, हमें बढ़ेगा। और कैसे बढ़ेगा, जब हम किसी को हम क्या करेंगे, ऑफ़र करेंगे कि आप आओ, हम आपको ट्रेनिंग कराएंगे, और ट्रेनिंग कराने के बाद हम आपको एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट भी देंगे। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि आपके जो कंपनी है उसमें अधिक से अधिक वहाँ पर ट्रेनिंग आएंगे और ट्रेनिंग करके वापस चले जाएंगे। यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या है, ट्रेनिंग ओनली। अब क्या होगा, बस ट्रेनिंग आदमी करेगा तो इससे उसको कोई फ़ायदा नहीं है। ट्रेनिंग करने के बाद आपके पास लीगल डॉक्यूमेंट नहीं रहते हैं तो कोई भी कंपनी आपको जॉब पर नहीं रखती है। तो इस वजह से ये भी हमारे लिए एकदम जो हम सूटेबल ऑप्शन ये नंबर नहीं है। बी नंबर क्या है, जॉब साइट एक्सपीरियंस ओनली, जो बस एक्सपीरियंस देगा, एक्सपीरियंस से भी बिल्कुल भी कुछ काम नहीं होगा। एक्सपीरियंस जब वो कुछ सीखेगा ही नहीं तो एक्सपीरियंस देके वो करेगा क्या, लेके करेगा क्या, वो ऐसे में तो कोई भी वो एक्सपीरियंस देगा उसको तो उसका कोई मायने, मतलब उसका कुछ नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इंसेंटिव, प्रोत्साहन, ये देना बढ़िया बात है, लेकिन इसके साथ ही साथ क्या होना चाहिए, आदमी को एक्सपीरियंस जो किया है उसको भी तो होना चाहिए साथ साथ में, नहीं तो उस काम का करने का मतलब ही क्या है। इसका तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा, सी, ट्रेनिंग देना, और ट्रेनिंग में देने के साथ साथ ही उसको सर्टिफिकेट भी देना कि लो भाई आप उसका, जिसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 11। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा क्या है, टू प्रोटेक्ट हैंड्स फ्रॉम कट्स, बर्न्स एंड हार्मफुल लिक्विड्स। तो जो हमारे जो हाथ होते हैं उसको कटने, जलने और हानिकारक तरल पदार्थों से, जो हार्मफुल जो लिक्विड होते हैं, तो उनसे कौन बचाता है, तो क्या हमको गोगल से बचाएगा। हाथ में हम गोगल नहीं पहनते हैं, बल्कि हम गोगल्स कहाँ पहनते हैं, आँख में गोगल्स पहनते हैं। तो आँखों के बचाव के लिए हम गोगल्स यूज़ करते हैं, ये हमारा गलत ऑप्शन है, ग्लोव्स।
ग्लव्स जो होते हैं सही चीज़ है, क्योंकि ग्लव्स को हम हाथ में पहनते हैं, दस्ताने जिसको हम बोलते हैं। ऑप्शन इसका बी सही है। सी ऑप्शन क्या है, ईयर प्लग्स। ईयर प्लग्स हम क्यों लगाते हैं, ईयर प्लग्स हम कान में लगाते हैं, तो ये हमको हाथ में, हाथ के लिए बोल रहा है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। अब हेलमेट, हेलमेट हम सिर को, अपना सिर को, आँख, मुँह, कान को, ये सब को हम प्रोटेक्ट करने के लिए लगाते हैं, तो ये भी गलत ऑप्शन हो जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा, ग्लव्स। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है हमारा 12। विच ऑफ दीज इज नॉट एंट्री लेवल जॉब आफ्टर ITI फॉर इंटीरियर डिज़ाइनर। इनमें से कौन सा इंटीरियर डिज़ाइनरों के लिए ITI के बाद प्रवेश स्तर की नौकरी नहीं है। अब स्पेशलिस्ट, ITI करने के बाद कहीं भी हम स्पेशलिस्ट के रूप में नहीं जा सकते हैं, विशेषज्ञ के रूप में नहीं जा सकते हैं। इंटर्न्स, ये हमारा जो ए नंबर था हमारा करेक्ट आंसर था, क्योंकि हमको पूछा है कि कहाँ नहीं जा सकते हैं, हम वहीं स्पेशलिस्ट हम बिल्कुल भी नहीं बन सकते, यही हमारा करेक्ट आंसर है। इंटर्न्स, इंटर्न्स हम कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। उसके बाद जूनियर इंटीरियर, ये भी कर सकते हैं, कोई भी सीनियर के साथ इंजीनियर जूनियर बन के हम इंजीनियरिंग इंटीरियर डिजाइनिंग कर सकते हैं, ये भी करेक्ट है। ये मतलब ये भी हम कर सकते हैं। और डी नंबर क्या है, डिज़ाइन असिस्टेंट, डिज़ाइन का भी हम काम कर सकते हैं ITI करने के बाद, लेकिन हम क्या नहीं कर सकते हैं, स्पेशलिस्ट काम नहीं कर सकते हैं। और हमारा क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि हम कौन सा काम ITI के बाद हम नहीं कर सकते हैं, तो वो कौन सा है, स्पेशलिस्ट वाला, ऑप्शन नंबर ए। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13। द क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम मेक्स यूज़ ऑफ सम टूल्स फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट वन ऑफ देम। क्या है कि एक क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम जो होता है क्या करता है, कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हमारी मदद करता है। मदद कैसे करता है कि कोई भी जब हम टूल यूज़ करते हैं तो एक स्टैंडर्ड बेसिस पर ही हमको लेने होते हैं, कौन से स्टैंडर्ड पर ही हमको लेने होते हैं। तो उसी कंडीशन में क्या है कि उसी का ये एक भाग कौन नहीं है यहाँ पर, कौन सा एक क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम जो बनाता है उसका एक कौन सा है भाग नहीं है। तो इसमें से हमारा जो ऑप्शन नंबर सी जो है 4D और 4S मेथड जो है, ये हमारे ऑप्शन में हमारे कहीं पर भी हम प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए हम इनको यूज़ नहीं करते हैं इन टूल्स को, बल्कि हम फिशबोन डायग्राम भी हम यूज़ करते हैं अपना प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। 5D और 5S मेथड भी यूज़ करते हैं, और 4D और 4S में ये जो हमारा सी ऑप्शन है ये करेक्ट है हमारा, 4D और 4S तरीके। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है 14। ISO स्टैंड्स फॉर, ISO का मतलब क्या है, मतलब इसका फुल फॉर्म क्या है, तो इसका फुल फॉर्म होता है इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा डी नंबर, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा, तो करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है, डी। ऑप्शन नंबर डी इसका हमारा करेक्ट आंसर है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर हमारा 15। BIS स्टैंड्स फॉर ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, ऑप्शन नंबर हमारा ए ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, ऑप्शन नंबर ए भारतीय मानक ब्यूरो। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 16। द बिजनेस आइडिया किस प्रकार का होना चाहिए, व्यापार विचार चाहिए किस प्रकार का होना चाहिए, खुद को पहला क्वेश्चन हमारा पहला ऑप्शन क्या है, खुद को बस सेटिस्फाई करके नहीं, खुद को सेटिस्फाई करेंगे तो वो हमारा बिजनेस को बढ़ाने में बस मदद बिल्कुल भी नहीं करेगा, बल्कि उसको हमें संतुष्ट करने के लिए वो मदद करेगा, ये इस प्रकार से बिल्कुल नहीं होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारा है सॉल्व समवन्स प्रॉब्लम, जब दूसरा किसी का समस्या का समाधान होगा तभी जाके हमारा बिजनेस सक्सेसफुल होगा। दुनिया को बचाओ, ये गलत, ये इसका कोई मतलब यहाँ पर नहीं है। 9 नंबर इसका भी कोई मतलब यहाँ पर नहीं है, इसका हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सॉल्व समवन्स प्रॉब्लम, किसी की समस्या का समाधान हमारा जब बिजनेस आइडिया करेगा तो ही हमारा बिजनेस चलेगा, ऑप्शन नंबर बी। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17। इन सोशल मीडिया वी यूज़ इमोजी टू कन्वे आवर फीलिंग एंड इमोशंस। क्या है कि जो हमारे सोशल मीडिया होते हैं अपनी भावनाओं को एक आदमी से दूसरे, मतलब हमारी भावनाओं को दूसरों को बताने के लिए हम इमोजी यूज करते हैं। तो सोशल मीडिया जैसे फेसबुक, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, ये सब में जो होते हैं हम इमोजी यूज़ करते हैं,
जिसमें से बस पीले पीले कलर में अलग अलग स्टाइल्स में हमारे इमोजी नज़र आते हैं। हंसने के अलग, रोने के अलग, डांस करने के अलग, खाने के अलग, तो अलग अलग प्रकार की इमोजी यूज़ करते हैं हम कहाँ पर, सोशल मीडियाज़ में। गेस्चर्स वहाँ पर यूज़ नहीं करते हैं, आई कॉन्टेक्ट भी यूज़ नहीं करते हैं, बॉडी मूवमेंट भी हम वहाँ पर यूज़ नहीं करते हैं। तो करेक्ट आंसर इसका कौन सा है, ए, इमोजीज़। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 है, वी सेलेक्ट द करेक्ट इमोजी टू एक्सप्रेस आवर फीलिंग। अब हम बीमार हैं तो हम अब दे देते हैं कि हम खाना, अब हम बीमार हैं तो हम दे देंगे अब कि हम हेल्दी हैं। तो इस कंडीशन में क्या होगा, हमारे फीलिंग को अगला वाला आदमी नहीं समझ पाएगा। इसीलिए हमको करेक्ट वाला, एकदम सही वाला, हमको परफेक्ट वाला हमको इमोजी ढूंढना होता है। मतलब बढ़िया वाला इमोजी जो हमारे लिए सूटेबल होता है उसको ढूंढना होता है। और विषम, ये विषम इसका कोई मतलब नहीं है यहाँ पर। डी, नॉन, इसका कोई मतलब नहीं। रैंडम, जो मन करे वो थोड़े दे सकते हैं हम, इस प्रकार से हम बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। इसलिए नहीं दे सकते हैं क्योंकि हमको बीमारी है अभी, और हम अब दे देंगे कि हम हेल्दी हैं, तो इस प्रकार से आदमी गलत समझ जाएगा। उसका गलत वहाँ पर मिसकम्युनिकेशन इसको बोलते हैं, गलत संचार हो जाएगा, उसको गलत समझ में आ जाएगा। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, परफेक्ट, परिपूर्ण, एकदम सटीक। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 19, वी यूज़ इमोजी व्हेन। इमोजी का उपयोग कब करते हैं, इमोजी का उपयोग वी आर बोर्ड, हम ऊब गए हैं। इसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, वर्ड आर नॉट इनफ टू एक्सप्रेस आवर फीलिंग्स। क्या है, जब हमारे पास वर्ड नहीं होते हैं, मतलब शब्द नहीं होते हैं अपनी बातों को रखने के लिए, तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, उस स्थिति में हम करते हैं कि इमोजी का यूज़ करते हैं। वी आर बोर्ड, हम इमोजी यूज़ तब भी करते हैं। ये हमारा जो परफेक्ट इसका आंसर होगा क्या होगा, बी नंबर होगा। बी नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद हम देखते हैं जब जब लेज़ी होते हैं तब भी हम इमोजी यूज़ करते हैं। वी डोंट वांट टू राइट, इसका जो सूटेबल आंसर है, हमारा आंसर नंबर इसका ऑप्शन नंबर बी है इसका। जब हमारे पास वर्ड नहीं होते हैं तभी जाके हम यूज़ करते हैं इमोजी को, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20, वन वी स्ट्रांगली फील और रिएक्ट सिचुएशन और विथ पर्टिकुलर पीपल वी आर यूजिंग आवर इमोशंस। जब हम परिस्थितियों पर या विशेष रूप से दृढ़ता से महसूस करते हैं तो प्रतिक्रिया करते हैं, तो लोग हम अपने जो इमोशंस होते हैं, भावनाओं का उपयोग करते हैं। जो हमारे इमोशंस जो होते हैं उसको हम, इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, इमोशंस। कौन सा इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए, इमोशंस। जब हम बढ़िया फील कर रहे होते हैं तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, तो हम अपनी भावनाओं के द्वारा भी दिखा देते हैं कि हाँ अभी हम हंस रहे हैं, तो इसका मतलब, जब हम मेरा चेहरा मुस्कुरा रहा है इसका मतलब क्या है कि हम अंदर से खुश हैं। तो इस प्रकार से हमको ये दिखाता है जब हम फील करते हैं तब। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है, 21 नंबर क्वेश्चन क्या है, इट इज़ इम्पोर्टेंट टू, इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, एक्सेप्ट, अंडरस्टैंड एंड मैनेज आवर इमोशंस। क्या है कि ये ज़रूरी है कि सबसे पहले तो हमको एक्सेप्ट करना होगा कोई भी चीज़ है या चाहे नहीं है या नहीं है। उसके बाद क्या है, उन चीज़ों को समझना है। सबसे पहले उसको तो पहले आना चाहिए, उसके बाद हमारे पास कोई बातें पहले आनी तो चाहिए, उसके बाद हम उनको समझेंगे और फिर उनको मैनेज करेंगे हम कि कैसे क्या होना चाहिए, गलत है सही है, और सही है तो कैसे निपटेंगे उससे, कैसे नहीं निपटेंगे। तो सारा चीज़ का जो हम करते हैं तो वो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, ए नंबर। पहले उसको एक्सेप्ट करेंगे, फिर उसको समझेंगे और फिर उसको मैनेज करेंगे हमारे इमोशंस को। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, इसका करेक्ट है। अब आते हैं नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, ए पर्सनस एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड मैनेज इमोशंस प्रॉपरली इज कॉल्ड इमोशनल इंटेलिजेंस, भावनात्मक खुफिया। क्या है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। इसका मतलब क्या है, हमारे पास क्या एबिलिटी है, हम अब जो भावनाएं हैं उनको बढ़िया से मैनेज कर सकते हैं, उसको बढ़िया से समझ करके उसको बढ़िया से मैनेज कर सकते हैं। इस कंडीशन में क्या होगा, इसको हम बोलते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस बोलते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोलने का मतलब जब उसको हम मशीन ही जब समझने लग जाती है तो उसको बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब होता है भावनात्मक हमारी बुद्धि। तो वही है कि हम आदमी हैं और हम दूसरा के जो इमोशन होते हैं उसको हम समझ सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, तो उसी को बोला जाता है इमोशनल इंटेलिजेंस।
ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। ए पर्सन विथ हाई इमोशनल इंटेलिजेंस हैज़, इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, लॉट ऑफ पॉजिटिव क्वालिटीज़। ये जो एक आदमी होगा जिसके पास बहुत ही अधिक मात्रा में इमोशनल इंटेलिजेंस होगा, वो क्या होगा, उसमें पॉजिटिव क्वालिटीज़ होंगी। इसका करेक्ट ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, सी, लॉट ऑफ पॉजिटिव क्वालिटीज़। लेकिन इसमें क्या होता है, वो आदमी जो बहुत ही ज़्यादा जिसमें इमोशनल इंटेलिजेंस होता है, वो उसके पास कभी कभी क्या होता है, गलत भी चीज़ें होती है, गलत भी चीज़ें होती है, बहुत बहुत बार गलत भी चीज़ें होती है। ईगो भी होता है उसमें कि हाँ उसको ये चीज़ पता है, एक नौकरी भी होती है। लेकिन क्या होता है, लेकिन हमें ये जो क्वेश्चन है इसका तरीका उसको पूछने का उसका एक पॉजिटिव वे है, मतलब पॉजिटिव वो आपको वो वहाँ पर आपको दे रहा है। चूँकि ये हमारे लिए कौन सा है, हमारा ये चैप्टर का नाम, ये जो हमारा जो जिसके अंदर में ये हमारा अर्थ है, ये हमारा पोर्शन है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का। तो हम जब गलत चीज़ करते हैं तो ये हमारे कामकाज में, तो इस कंडीशन में हम जो हमारे जो ऑफिशियल में ये सब हम इस प्रकार से हम जब गलत चीज़ करते हैं तो इस प्रकार से क्या होगा, जब गलत चीज़ जब किसी चीज़ को पता चल जाती है तो हमारे लिए बुरा ही फल दे देने वाला होता है। तो इसीलिए हमारा जो जो आंसर होगा वो एकदम पॉजिटिव वे में हम उसको सोच करके हमारा ऑप्शन सबसे जो करेक्ट वाला होगा कौन सा होता है, सी होता है। उसमें अलग भी क्वालिटीज़ होती हैं लेकिन मेनली हमें फोकस करना है पॉजिटिव पर, क्योंकि पॉजिटिव चीज़ों को ही सबसे पहले लिया जाता है। उसका ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी, लॉट ऑफ पॉजिटिव क्वालिटीज़। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। व्हेन समथिंग गुड हैपन्स टू अस वी फील, क्या जब हमारे साथ अच्छा होता है तो हम क्या चिढ़ जाते हैं, बिल्कुल भी नहीं चिढ़ते हैं। गुस्सा होते हैं, बिल्कुल भी गुस्सा नहीं होते हैं। नेगेटिव इमोशन लाइक एंगर, क्या नेगेटिव गुस्सा होते हैं, इसमें भी बोल रहा है कि हमारे पास क्या नेगेटिव इमोशंस आते हैं इस प्रकार से अच्छा होने पर, नहीं बिल्कुल भी नहीं आता है। हमारे पास पॉजिटिव इमोशंस आते हैं और हम खुश होते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। द फर्स्ट स्टेप टू मैनेज इमोशन इज़ टू एक्सेप्ट, इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, एक्सेप्ट एंड अंडरस्टैंड इमोशंस। क्या है, यदि आपको मैनेज करना है इमोशंस को, भावनाओं को मैनेज करना है, उसको अच्छे से उसको तरीके से रखना है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, सबसे पहले तो उसको एक्सेप्ट करना होगा, मानना होगा कि हाँ भाई कोई जो भी है। उसके बाद उसको समझना है और उसको समझना है उसको कि क्या है क्या नहीं, अंडरस्टैंड करना है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, मैनेज करना है। बस मैनेज करने से नहीं होता है, मैनेज करने के साथ साथ क्या होगा, उसको पहले एक्सेप्ट तो करना चाहिए आपको, पहले आएगा ही नहीं तो हम मैनेज क्या करेंगे। एक्सप्रेस इमोशंस, एक्सप्रेस इमोशंस इसका कोई सेंस नहीं है यहाँ पर। रिजेक्ट इमोशन, अब इमोशन को हम रिजेक्ट करते जाएंगे तो हमको मिलेगा ही नहीं, तो हमको बस ये क्वालिटी आएगा ही नहीं कि हम किसी को उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं, उसको समझ सकते हैं। इस प्रकार का उसको मौका ही नहीं मिलेगा, क्योंकि हमने उसको पहले ही रिजेक्ट कर दिया है। तो कहाँ से हमारे पास आएगा इस प्रकार का, और हमको दुनिया से सीखने का मौका बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। व्हेन वी डू नॉट एक्सप्रेस आवर इमोशंस वी मे एंड अप, इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, हर्टिंग आवरसेल्व्स एंड अदर्स। क्या है, जब हम हमारे इमोशन को आदमी पर नहीं बताते हैं तो इससे क्या होता है कि हम खुद को भी नुकसान पहुंचाते हैं। मन में गुस्सा होता है, इसके साथ साथ दूसरों को भी हम नुकसान पहुंचा सकते हैं। गुस्सा में हम कुछ भी कर सकते हैं, इसी की वजह से ये करेक्ट ऑप्शन है सक्सेसफुल। अब दूसरा को नहीं बताएंगे तो इससे क्या होगा, मन में घुटन सी होती है, इस वजह से ये सक्सेसफुल तो हम हो नहीं सकते हैं। दूसरा को हम नुकसान, बस केवल दूसरा को ही नहीं नुकसान नहीं पहुंचा सकते बल्कि खुद को भी पहुंचा सकते हैं। तो ये जो सी और डी ऑप्शन जो हैं ये आधे आधे हैं, इसमें दोनों होना चाहिए तब जाके ये सही होते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। अब आते हैं नेक्स्ट 27 नंबर, एक्सप्रेसिंग आवर सेल्फ हेल्प इन, इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर है, फाइंडिंग सोल्यूशन टू डील विद नेगेटिव इमोशंस। क्या है, जब हम अपने विचारों को भावनाओं को व्यक्त करते हैं किसी के सामने तो इससे क्या होता है कि हमारे मन जो होता है थोड़ा हल्का लग जाता है, और इससे क्या होता है जो नेगेटिव इमोशंस आने वाले होते हैं वो पहले ही भाग जाते हैं। इसके साथ ही साथ क्या होता है, हम आसानी से नेगेटिव इमोशंस के साथ हम डील कर सकते हैं, मतलब आसानी से उनके साथ उनको हम मतलब उसको हम मैनेज कर सकते हैं, किसको, नेगेटिव इमोशंस को। तो इसीलिए हमको एक्सप्रेस करना चाहिए खुद को, इससे क्या होता है हम आसानी से नेगेटिव इमोशंस को कंट्रोल मैनेज कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। क्या है कि जब हम किसी को एक्सप्रेस करेंगे तो इससे क्या मतलब है, जब हम किसी से बातचीत कर रहे हैं तो हम क्या उससे लड़ेंगे नहीं, वो तो हम उससे बातचीत न बस कर रहे हैं, उससे लड़ने की कोई ये करेक्ट ऑप्शन नहीं है। डेवलपिंग नेगेटिव इमोशंस,
नेगेटिव इमोशंस हम कैसे डेवलप करेंगे, नहीं करेंगे, क्योंकि हम उसको बता रहे हैं। तो नेगेटिव इमोशन चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, उससे कोई मतलब नहीं है। डेवलपिंग पॉजिटिव इमोशन, इसका भी कोई मतलब नहीं है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। इफ़ वी डू नॉट लर्न हाउ टू कंट्रोल इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, एंगर। कंट्रोल एंगर इट कैन स्पॉइल रिलेशन। यदि हमारा गुस्सा को हम काबू नहीं करते तो इस कंडीशन में क्या होगा, हमारे रिश्ते खराब हो जाएंगे। रिश्ते खराब क्यों हो जाएंगे, गुस्सा में हम कुछ भी बोल देंगे, कर देंगे, तो इससे हमारे रिश्ते खराब हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। अब आते हैं 29 नंबर क्वेश्चन। व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मली इंट्रोड्यूसिंग वन सेल्फ कोल्ड। फॉर्मली जब किसी के सामने हम इंट्रोड्यूस करते हैं तो इसका व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मली इंट्रोड्यूसिंग वन सेल्फ कोल्ड। औपचारिक रूप से अपना परिचय देने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, डिसीजन, आत्म परिचय। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। ए गुड सेल्फ इंट्रोडक्शन विल हेल्प इन टू मेकिंग इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। क्या है, यदि हम बढ़िया से जब हम इंटरव्यू में गए हुए रहते हैं और इस कंडीशन में हम बढ़िया सा एक इंट्रोडक्शन देते हैं, तो इस कंडीशन में क्या होता है कि हमारा जो इंटरव्यूअर होता है, जो इंटरव्यू लेने वाले होते हैं, तो वे हमको समझ जाते हैं कि अच्छा ये तो एकदम सटीक सा हमको जवाब दे देता है। तो इस कंडीशन में वो उसको एक पॉजिटिव इम्पैक्ट, मतलब पॉजिटिव प्रभाव, एक बहुत ही सकारात्मक प्रभाव उनके दिमाग में छोड़ जाता है जो सेलेक्टर होते हैं उन पर। और वो हमको जो उनको हायर करने के लिए, मतलब नौकरी में रखने के लिए ये हमको मदद करेगा। कौन सा, कि हमें जो सेल्फ इंट्रोडक्शन हम देंगे बढ़िया वाला। तब ये चैटिंग वेटिंग कुछ नहीं, इसका कोई मतलब नहीं है, इस सब का कोई मतलब नहीं है। करेक्ट ऑप्शन हमारा सी है, हायरिंग। उसके बाद है 31। ऑल ऑफ अस ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। कौन सा है, सर्च फॉर जॉब्स ऑन कंप्लीशन ऑफ द कोर्स। क्या होता है, जब भी हम अपना कोर्स कंप्लीट करते हैं तो अब क्या करते हैं, अब हम अपना नौकरी के तलाश में लग जाते हैं। यहाँ पर और भी ऑप्शन है, इसका हम मतलब समझते हैं। ऑप्शन ए क्या है, फील्ड वर्क। सही बात है, फील्ड भी वर्क करते हैं, लेकिन हमारा जो क्वेश्चन है वो हमारे करियर को लेकर के है। तो इस कंडीशन में ये हमारा ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा। उसके बाद सी, फील रिलैक्स्ड। इस प्रकार के भी कुछ कर सकते हैं, लेकिन ये मेनली जो होता है हम कोर्स कंप्लीट करने के बाद हम अपना जॉब के लिए सर्च करते हैं। उसके बाद फील फ्री कर सकते हैं। फील क्या उसमें फ्री नहीं कर सकते हैं, बट क्या है कि इस प्रकार की बातें बिल्कुल भी ये हमारे करियर को बर्बाद कर सकती है। तो इस पर करियर को बर्बाद करने का ये टॉपिक नहीं है, बल्कि ये हमारे एम्प्लॉयबिलिटी कैसे बढ़ेगी उसके लिए ये है, एम्प्लॉयबिलिटी के लिए है, ना कि हमारे बेरोजगारी के लिए। तो इसी के लिए हमारा ये ऑप्शन भी, डी ऑप्शन भी गलत है। ऑप्शन हमारा बी जो है वो सबसे करेक्ट है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। ITI ट्रेनीज मीट इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स ड्यूरिंग। क्या होता है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इंटर्नशिप एंड अप्रेंटिसशिप। क्या है कि हमारे जो इंडस्ट्री में जो प्रोफेशनल होते हैं, मतलब एकदम पेशेवर, पर उनको अपने काम से मतलब होता है। काम से मतलब बोलने का, जितना काम है बस उसी से मतलब है, बाकी किसी से कोई मतलब नहीं रखता है। तो इस प्रकार के आदमी हमको कहाँ मिलते हैं, जब हम क्या होते हैं, जब हमको एक जगह से दूसरे जगह सीखने के लिए भेजा जाता है। हम पढ़ते हैं दूसरे कॉलेज में और हमको दूसरा कॉलेज हमको इंटर्नशिप के रूप में हमको मिला हुआ रहता है। उस कंडीशन में क्या करते हैं, वहाँ जाते हैं, हम सीखते हैं। तो इस प्रकार से तब जा कर के हमको वहाँ पर प्रोफेशनल आदमी मिलते हैं। और अप्रेंटिसशिप जब करते हैं तब भी हमारे पास वहाँ पर प्रोफेशनल आदमी हमको मिलते हैं, ना कि चाय की दुकान में, ना तो खरीदारी करते समय मिलेंगे भी तो हम उनको पहचान नहीं पाएंगे, क्योंकि उनके थोबड़े पे लिखा नहीं रहता है, उसके जो मुंह होता है उसमें लिखा तो नहीं रहता है कि वो प्रोफेशनल आदमी है। ड्यूरिंग इंटरव्यू के दौरान भी उसको आपको पता नहीं चलेगा कि कौन सा क्या है क्या नहीं, क्योंकि वो हमको उसके बारे में तो हमको पता नहीं, क्योंकि हमारे बारे में उसको पता है। पर्सनल ट्रैवल, जब व्यक्तिगत यात्रा करेंगे तो क्या हर आदमी ये जो प्रोफेशनल आदमी है क्या बोलते फिरेंगे कि हम प्रोफेशनल आदमी इस प्रकार से बिल्कुल भी नहीं होते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। गुड सेल्फ इंट्रोडक्शन हेल्प टू मेक। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, गुड पॉजिटिव इंप्रेशन। क्या है,
एक बढ़िया सा सेल्फ इंट्रोडक्शन देते हैं, किसी को बताते हैं हाँ भाई मेरा नाम ये है, मेरा घर यहाँ है, मेरा मम्मी पापा का नाम ये है, एक बढ़िया से इंट्रोडक्शन जब देते हैं तो इससे क्या होता है, एक पॉजिटिव इंप्रेशन आदमी के ऊपर जम जाता है। हाँ भाई ये अच्छा आदमी है, ये बढ़िया से बोल सकता है। नेगेटिव इंप्रेशन जमता नहीं है। बढ़िया चीज़ करेंगे तो हम नेगेटिव इंप्रेशन क्यों जमेगा। मनी पैसा इसका कोई यहाँ सेंस नहीं है। ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट इसका भी कोई यहाँ पर मतलब नहीं है। सबसे पहले तो आपको क्या होना चाहिए, एक अच्छा इंप्रेशन वहाँ पर जमेगा। अलग अलग जगह पर हमको जो जॉब के लिए ऑफर अपॉइंटमेंट नहीं होंगे, क्यों नहीं होंगे, जगह जगह पर। अब बकरी चराने गए हैं, उस कंडीशन में हमको ये इस प्रकार से नहीं होगा। और इसके साथ ही साथ हमारा क्या है, गुड सेल्फ इंट्रोडक्शन क्या होता है, हम कहीं भी नहीं देते रहते हैं। हम घर में नहीं देते रहते हैं, या तो कहीं दूसरी जगह पर बिल्कुल भी हम देते नहीं रहते हैं ये। और इसके लिए हमारा सबसे इसका जो करेक्ट आंसर होगा कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। सेल्फ इंट्रोडक्शन शुड हाउ योर आर है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, इसका करेक्ट है कॉन्फिडेंट। कि जो सेल्फ इंट्रोडक्शन होता है वो हमको बताता है कि आप कितने कॉन्फिडेंट हैं और कितने कॉन्फिडेंट नहीं हैं। तो वही सेल्फ इंट्रोडक्शन जो खुद का जो परिचय होता है दिखाना चाहिए। कैसे दिखाना चाहिए, एकदम आश्वस्त होके, एकदम उसके लिए विश्वसनीय होके एकदम आश्वस्त हो जाना है कि हाँ मेरा नाम ये है वो है। तो उस प्रकार से देने से क्या होता है, उस प्रकार का देना हमारे लिए बढ़िया रहता है, उसी को बोलते हैं हम। उस प्रकार का हमारा सेल्फ इंट्रोडक्शन परिचय, खुद का परिचय होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। ए क्विक समरी ऑफ योर सेल्फ इज कॉल्ड एन एलिवेटर पिच, उसको बोला जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट ऑप्शन है कि 30 सेकेंड में उसको बोल के ख़त्म कर देना है। कि मैं खुद के बारे में इंट्रोडक्शन देके उसको कंप्लीट कर देना है। तो उसी को बोलते हैं क्विक समरी और उसी को बोलते हैं एलिवेटर पिच। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। तो बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट हमारा जो पार्ट होगा पार्ट 2 में। ये हमारा पार्ट 1 था, हमारे क्वेश्चंस बहुत अधिक हो रहे हैं, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम पार्ट 2 में करेंगे। हमारे जो ये इस टॉपिक के जो क्वेश्चंस हैं नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए, बेल आइकन को दबा करके। इससे क्या होगा, अगला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।